हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, अदर जो वनडे एग्जाम्स हैं उसमें साइंस प्रैक्टिस लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें बेहतरीन आए हुए जो प्रश्न हैं, जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं, उनको लेकर आपके सामने उपस्थित रहता हूं, जिसमें हमारी जो वार्तालाप हो रही है, जो हमारी चर्चा परिचर्चा हो रही है, वो बहुत ही बेहतरीन चल रही है, क्योंकि आप लोगों को कोई समस्या दिख नहीं रही है। सरल से सरल शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोग जो शब्दों के जाल में फंस जाते हैं, तो उन शब्दों को मैं तोड़ मरोड़ कर आपके लायक बना रहा हूँ, आपके लेवल पर ला रहा हूँ। तो सोचिए, आपके लेवल पर लाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये आप समझ सकते हैं। पहले उन शब्दों को पढ़िए, उन शब्दों को समझिए, फिर आपको समझाइए, आपके लेवल, आपके स्तर पर लाइए, फिर आपको आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाए। मैं आपको पेपर में थोड़ी मिलूंगा, इसीलिए आपका जो लेवल है वो उस लेवल के लायक बनाना है जो पेपर का लेवल होता है, ताकि पेपर में आप खुद उस प्रश्न को पढ़ें और उसको अपनी भाषा में समझ सके, समझने के बाद उसका उत्तर दे सकें। अब पेपर में तो मैं मिलूंगा नहीं कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर पहले उसको समझाऊंगा प्रश्न को, फिर आप समझ जाएंगे, उसका उत्तर दे देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, ना ही कभी हुआ है ऐसा। तो आप अपने आप पर मेहनत कीजिए। अगर आप अपने आप पर मेहनत करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, बेहतर से बेहतरीन बनने का प्रयास करेंगे, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपने सुना है। आप बेहतर हो सकते हैं, आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज की जो क्लास है दोस्त, ये भी विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। देखते हैं, कुछ प्रश्न रिपीटेड होंगे, इसमें कुछ प्रश्न रिपीटेड होंगे, और रिपीटेड इसलिए होंगे कि पीछे जो आपने पढ़ा है, क्या वो आपको याद है? उसका टेस्ट लेना जरूरी रहता है। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पीछे वाले प्रश्न भी हैं, रिपीटेड टाइम के हैं, और वैसे भी जो आपका एग्जाम होता है, एक साल के बाद दूसरा एग्जाम, दूसरे साल में एग्जाम होता है, तो उसी से रिलेट करके प्रश्न आता ही है। जब दोनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेट करके आते हैं, तो आपको एक प्रश्न अगर समझ में बढ़िया से आ गया, तो दूसरा प्रश्न अपने आप समझ में आ जाता है। तो आइए, आज का आपका पहला प्रश्न है, देख लीजिए कौन सा प्रश्न है, क्या है और क्या इसमें आंसर करना है आपको, आप समझ लीजिए, ठीक है। बाकी मैं आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। कोई ऐसी समस्या नहीं जो आप मुझे बता नहीं सकते और मैं उसको आपको समझा नहीं सकता। लीजिए, हो गया, सब कुछ तैयार है। अब आप सिर्फ प्रश्न का उत्तर दीजिए। शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित होती है? अब त्रिज्या अस्थि आपने नहीं सुना होगा, आपने त्रिज्या, माफ कीजिएगा, आपने त्रिज्या अस्थि नहीं सुना होगा। आपने क्या सुना होगा? आपने सुना होगा रेडियस बोन। क्या सुना होगा भाई? आपने सुना होगा रेडियस बोन। रेडियस बोन आपने अगर सुना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई रेडियस को ही तो त्रिज्या कहते हैं। तो उसने त्रिज्या क्या पूछा है? त्रिज्या अस्थि पूछ लिया। ठीक। शरीर के किस भाग में ये अस्थि पाई जाती है? आपके शरीर में जो स्केलेटल सिस्टम होता है, मतलब कंकाल तंत्र होता है, वो आपके शरीर का ढांचा प्रदान करता है। तो उसमें जितनी हड्डियां हैं, जैसे कि सबसे बड़ी हड्डी को फीमर कहते हैं, सबसे छोटी हड्डी को स्टेपीज कहते हैं, कान की हड्डी को अलग कहते हैं, ये कपाल की हड्डी अलग है, उसके अलग नाम है, रीढ़ की हड्डी जो है उसको अलग भी नाम देते हैं। तो मतलब जितनी हड्डियां हैं, उंगली की हड्डियों को अलग नाम दिया जाता है, तो सारी हड्डियों को अलग अलग नाम दिया जाता है। उसी तरह से ये त्रिज्या अस्थि भी है, जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पाई जाती है। तो इसी को आपको बताना है, तो मैं आपको दिखाऊं। ऐसे में थोड़ा सा देखिए,
थोड़ा रफली बनाऊंगा मैं, बहुत बढ़िया नहीं बनाऊंगा, और वैसे बढ़िया यहाँ पर बन ही कहाँ पाएगा। ये हो गया, और उसके बाद यहाँ से ऐसे होता है, फिर यहाँ से ऐसे होता है, फिर यहाँ से ऐसे होता है, ये होता है, फिर यहाँ से जुड़ता है, फिर उसके बाद ऐसे 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 करके होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ की हड्डी लगभग लग रही है। ये थोड़ा सा अटपटा बन गया है, तो इसे थोड़ा सही कर दूं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये हड्डी कहाँ की हो सकती है। ये यहाँ पे मिला दीजिए, ठीक। ऐसे ऐसे करके 5 भागों में बांट लीजिए, 5 लोगों में, तब समझ में आपको आ जाएगा कि ऐसे होती है। तो अब ये देखिए, ये तो हल्का फुल्का आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप अपना हाथ देखिए, अपना हाथ देखने के बाद देखिए यहाँ से हड्डी गई, यहाँ पे जुड़ी हुई है, फिर उसके बाद ये जो यहाँ से ऐसे होती है, जो हड्डी ऐसे टेढ़ी होके आती है, जो हड्डी ऐसे टेढ़ी होके आती है, ऐसे मिलती हैं दोनों हड्डियाँ, तो इसी को हम लोग यहाँ ये हाथ की हड्डी, कलाई की हड्डी जो है, हाँ हाथ की है ना, कलाई की जो हड्डी है, ये यहाँ पे आपकी कलाई है, इसी को हम लोग रेडियस बोन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस बोन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि रेडियस बोन कहाँ होता है? तो ये होता है आपके कलाई में। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। फिर उसके बाद जांग में होती है फीमर। जांग में कौन सी हड्डी होती है? फीमर होती है। फीमर क्या होती है भाई? सबसे लंबी हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी होती है। अभी मैंने बताते समय आपको चर्चा में बताया था, लंबी हड्डी, ठीक है, होती है। तो इस तरह से आप अगर देखते रहेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। और पैर तो भाई आप जानते हैं पैर क्या होता है और कहाँ से होता है। पैर में ही तो जांग होता है, जांग में हड्डी, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसे मांसपेशीय कंकाली या मस्कुलोस्केटल, अब इस तरह से तो कहने में, तो कह दीजिए आप मस्कुलोस्केटल, इस तरह से कह देंगे टल, देखिए तब समझ में आपको आ जाएगा। तो ये हिंदी में थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, जब अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा। अब इस तरह से मांसपेशी और ये क्या बोलते हैं उसे, कंकाली प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? कौन सी ऐसी पद्धति है जो मांसपेशी कंकाली विशेष रूप से एक प्रणाली है जो विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी में जो विकार उत्पन्न होता है, उन विकारों के निदान और उपचार में सहायक होता है। तो क्या कहा जाता है भाई? क्या ऑब्स्टेट्रिक्स है, क्या ऑब्स्टेट्रिक्स है, या फिर कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति है, या फिर आर्थोपेडिक है, या फिर जेरिएट्रिक्स है। इसमें से चारों में से आपको एक आंसर देना है जो कि राइट हो, ठीक है। तो उसमें से आपको मैं बता दूं कि ये जो आपके कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति है, यही आपके लिए मांसपेशीय कंकाली प्रणाली है, जो कि विशेष रूप से रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसमें जो विकार उत्पन्न होते हैं, यांत्रिक विकार उत्पन्न होते हैं, उनके निदान और उपचार में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है? प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्नलिखित में से किस दवा के द्वारा रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है? प्रतिरक्षात्मक का मतलब जानते हैं आप कि क्या होता है? प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम से संबंधित जो भी रोग होते हैं, यानी कि आपके शरीर में इम्यून सिस्टम जो बढ़ाता है, जो आपका स्टेमिना बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम तो वही हुआ आपका जो प्रतिरक्षा रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है,
रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो आपके शरीर की जो कम होने लगती है जिस रोगों से, उन रोगों में कौन सी दवा ऐसी है जो कि उसके इलाज के लिए सहायक होती है, बस ये बताना है। जैसे होता है ना कि आपको एड्स हो गया, अरे आपको नहीं, मान लीजिए किसी को हो गया, एड्स हो गया, तो एड्स सबसे ज्यादा क्या कार्य करता है कि इंसान के इम्यून सिस्टम को सबसे पहले डैमेज करता है। इंसान का इम्यून सिस्टम जब डैमेज हो जाता है, टीबी हो गया, वो भी इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। मतलब रोग तो कोई भी हो जाए, वो आपके सबसे पहले आपके इम्यून सिस्टम पर ही हावी होते हैं। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तभी आपको कोई रोग होता है, नहीं तो आपका इम्यून सिस्टम अगर तगड़ा है और मजबूत है, जैसे कि आप देखते हैं ना किसान आदमी इतना हेल्दी होता है, हर तरह से वो हष्ट पुष्ट होता है, तो उसके अंदर आप जाएंगे तो आपके अंदर हजारों रोग निकलेंगे, लेकिन उस किसान के पास जाएंगे तो वो एकदम हष्ट पुष्ट दौड़ता फूलता एकदम धुपिया में दौड़ता रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा रोगों से। रोग उसको देखकर ही भाग जाते हैं, कहते हैं यार ये इंसान को हम कैसे पकड़ पाएंगे। वो रोग ही डर जाता है किसान से। इसीलिए तो कहा जाता है जय जवान जय किसान, हमारे देश का सबसे बढ़िया नारा। मुझे इससे अच्छा कोई और नारा लगता नहीं है जय जवान और जय किसान से। क्यों? क्योंकि किसान है जो आपके देशवासियों का, जो सब लोग ऊपर बैठकर कुर्सियों पर बैठकर उनके बारे में नहीं सोचते, उनका पेट भरता है। और जवान भाई आप चैन की नींद सोते हैं और वो सरहद पर रात भर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं, कोई कहीं से हमला ना कर दे हमारे लोगों पर। तब जवान और किसान भाई, उसके बाद एक और आते हैं जिन्हें कहा जाता है नेता। आज के मीडिया इतने करप्ट हो चुके हैं, कोई मुझे कुछ भी कह दे, मैं सरेआम बोल रहा हूं, इतने करप्ट हो चुके हैं कि वो खुद के परिवार को नहीं छोड़ रहे हैं करप्शन से, तो दूसरे की बात ही छोड़ दो। इस पर चाहे जो मुझे कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, करप्ट हो चुके हो। चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें जो ये गामा ग्लोब्यूलिन होता है भाई, ग्लोबुलिन, चलिए ये जो होता है गामा ग्लोबुलिन, ये दवा आपके प्रतिरक्षात्मक रोगों से लड़ने का इलाज होता है। मतलब कि इम्यून सिस्टम आपका ये हमेशा बरकरार रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये रहा प्रश्न नंबर 4। अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अरे यार, मैंने तो आपको पढ़ाया हुआ है ना कि कौन सा प्रोटीन कहां पर मिलता है, चाहे वो कैरेटिन हो, चाहे ग्लूटामाइन हो, चाहे एविडीन हो, चाहे एल्ब्यूमिन हो। इसमें से कोई ऐसा प्रोटीन नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो। तो एल्ब्यूमिन जो होता है भाई, अंडे की जर्दी या अंडे की सफेदी जो होती है ना, जो बीच वाला जो पीला वाला भाग होता है उसको हटा दीजिए। तो अंडे की जो सफेदी वाला भाग होता है उसमें मौजूद जो विटामिन होता है, विटामिन बी को अवशोषण करता है, वो कौन सा प्रोटीन होता है भाई? तो वो होता है एल्ब्यूमिन होता है। कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन होता है, बस जान जाइए। मैंने आपको प्रोटीन और वो सब बताया है कि कौन सा प्रोटीन किस में मिलता है, कौन सा प्रोटीन किस भाग में मिलता है, कौन सा प्रोटीन किस अनाज में मिलता है, कौन सा प्रोटीन किस फल में मिलता है, ये सारी चीजें मैंने बताया है आपको। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। रोजेसिया एक आम बीमारी है। रोजेसिया जो है वो एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है, ये पूछना है आपसे कि मानव शरीर के किस भाग को रोजेसिया बीमारी जो है वो प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। रोजेसिया किसको प्रभावित करती है भाई? अच्छा, ये प्रश्न तो मैंने आपको एक बार दिया था ना, ये प्रश्न मैंने आपको एक बार कराया है, तो बहुत आसान सा है। और इन चारों में से आप इसे क्या करिए, इसे आप कमेंट करके बताइए। ये आपके लिए कमेंट वर्क में आज के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। कमेंट वर्क के लिए एक प्रश्न तो मैं ज्यादातर उम्मीद रहता है कि छोड़ ही देता हूँ,
ताकि आप लोग थोड़ा सा उस पर क्या कीजिए, काम कीजिए। तो अब आप इस पर काम करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप उसका आंसर कर रहे हैं। तो ये चारों में से एक बताइए, एक बार पढ़ाया हुआ है, अगर आप पीछे के वीडियो देखे होंगे, पीछे की प्रैक्टिस देखे होंगे, तो मैंने उसका आंसर आपको बताया हुआ है। चलिए, ये भी नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाया है और आपको दे दिया है, आप उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। मेरे पीछे की वीडियो आपने देखा होगा, प्रैक्टिस देखा होगा, तो आपको आराम से वो प्रश्न मिल जाएगा। प्रश्न के साथ मैंने व्याख्या भी करी है बढ़िया से, तो उस व्याख्या को भी देख लेंगे तो पूरा का पूरा जानकारी आपको, पूरी नॉलेज हो जाएगी उसके बारे में। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा काला आजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है? काला आजार आपने सुना है ना, काला आजार एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार का रोग है। उसको, उसका जो वाहक होता है वो कौन होता है? क्या कुत्ता होता है, क्या चूहा होता है, क्या बिल्ली होती है, क्या बड़ मक्खी होती है? बड़ मक्खी को सैड फ्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सैड फ्लाई। ठीक है, सैड फ्लाई भी कहते हैं बड़ मक्खी को। तो यही बड़ मक्खी ही है जो आपके काला आजार रोग का वाहक होती है। काला आजार रोग वाहक कौन होता है भाई? तो वो आपका होता है बड़ मक्खी। कौन होती है? तो वो होती है बड़ मक्खी। एक देखिए, एक आपने सुना होगा कि क्या होती है, मक्खी होती है, एक होती है मधुमक्खी, एक मिल गई बड़ मक्खी, एक होती है मे मक्खी। अब इस तरह से कितनी मक्खियां हो जा रही हैं। तो जो मक्खियां आपने सुना उनको जान लीजिए, ये होती है बड़ मक्खी जो काला आजार के रोग वाहक के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस रोग को रूबियोला भी कहा जाता है? ये तो मैंने आपको बताया था, ना, रूबियोला भी कहा जाता है उसको। किसको कहा जाता है जरा बताइएगा। तो ये तो भाई सीधा सीधा एड्स है, ये वाला, इसको तो एड्स कहेंगे ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसी को तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एड्स कहते हैं। एड्स की हिंदी लिखा है उपार्जित प्रतिरक्षी की अपूर्णता सहलक्षण। ठीक है, सहलक्षण इसी को कहते हैं। किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसको कहा जाता है। मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु इसको कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षी वायरस कहिए या अपूर्णता वायरस कहिए, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद चिकन पॉक्स या खसरा को ही क्या कहा जाता है? रूबियोला भी कहा जाता है भाई। रूबियोला किसको कहा जाता है? चिकन पॉक्स या खसरा को ही कहा जाता है, चिकन पॉक्स या छोटी माता को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े। ये भी बता रखा है, इसीलिए बहुत ज्यादा मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें। आइए लीजिए फिर से चिकन पॉक्स, फिर से है चिकन पॉक्स। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के कारण लघु मसूरिका या चिकन पॉक्स होता है? किस विषाणु के कारण ये पूछ रहा है, किस विषाणु के कारण होता है वही पूछ रहा है। क्रिप्टोलॉकर विषाणु के कारण, किस विषाणु के कारण? क्रिप्टोलॉकर विषाणु के कारण, या मानव अंकुरार बुध विषाणु के कारण, या फिर मानव प्रतिरक्षी अपूर्णता वायरस, यानी कि ये तो HIV लिख दिया गया है। और क्या है? वैरिसेला जोस्टर विषाणु। क्या है? वैरिसेला जोस्टर विषाणु। तो ये मैंने आपको बताया कि उसको चिकन पॉक्स भी कहते हैं, उसको छोटी माता भी कहते हैं, उसको रोबियोला भी कहते हैं, उसको लघु मसूरिका भी कहते हैं। तो सारे नाम आप जानते रहिए। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर बन जाएगा, तो इसने पूछा क्या है भाई, किस विषाणु के कारण होता है, तो आप जान जाइए वैरिसेला जोस्टर विषाणु। वैरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है। और भाई वही वायरस लिखा है चाहे विषाणु लिखा है, बस एक ही तो शब्द बदला है। चलिए, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, आगे बढ़े। लीजिए प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। बताइएगा जरा, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? निम्नलिखित में से किस माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? बस ये बताना है आपको कि पौधे हाइड्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं।
तो क्या वायुमंडल से प्राप्त करते हैं? क्या क्या ऑप्शन क्या है? मृदा जल, धूप, मृदा, वायु। तो क्या ये वायु से प्राप्त करते हैं? भाई आप लोग कहेंगे कि हाइड्रोजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है और वायु में मिला होता है, जिसकी वजह से वो पत्ते के द्वारा अवशोषण किया जाता है, अवशोषण करके उसको उसके पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। यही होगा ना, यही प्रोसेस आप जानते हैं। 75% लोग तो यही बताएंगे। लेकिन जो थोड़ा सा समझदार होगा, जो थोड़ा सा जानता होगा, जो थोड़ा सा मुझे पढ़ा होगा, वो तो जानता होगा कि संवहनी ऊतक होते हैं पौधे में, दो संवहनी ऊतक होते हैं। एक होता है जाइलम, एक क्या होता है? जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। अब इन दोनों में से आपको बता दूं, फ्लो का मतलब क्या होता है? भाई हवा है तभी तो फ्लो होगी, हवा है तभी तो फ्लो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वायुमंडल से ये क्या करता है? वायुमंडल से गैसों का विनिमय कराता है। गैसों का क्या कराता है? विनिमय कराता है। ठीक है, वायुमंडल से गैसों का विनिमय कराएगा, विनिमय कराएगा, पहला काम। और जो भोजन बन जाता है पत्तियों में जो भोजन बनता है, पत्तियों में ही तो भोजन बनता है ना, पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको पूरे पौधे में पहुंचाने का कार्य किसका होता है? यह फ्लोएम का होता है। किसका कार्य होता है भैया? फ्लोएम का कार्य होता है। यानी कि ये आपके पत्तियों से होकर पूरे पौधे में आता है, मतलब नीचे की तरफ आता है पौधे में। लेकिन जाइलम में आपको जाइलम का मतलब समझ में कुछ आ रहा होगा, जल जैसा। क्या समझ में आ रहा होगा? जल जैसा समझ में आ रहा होगा। और जल जो होता है वो मृदा से लेते हैं। कहां से लेते हैं भैया? मृदा से लेते हैं। अब बताइए, यानी कि ये जड़ में होगा। ये कहाँ होगा? जड़ में होगा। जड़ से जाइलम जो खनिज लवण होते हैं और जल होता है, खनिज लवण प्लस जल का संवहन जाइलम करता है। तो जाइलम मृदा से जल और खनिज लवण को क्या करता है? पूरे पौधे में पहुंचाता है। तो अब ये बताइए, पौधे के पूरे भाग में पहुंचाता है। जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। मिलता कहां से है? मृदा से है। आपको समझ में आ रहा होगा कि जल का सूत्र होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब तक ना मिले तब तक आपका जल नहीं बन सकता है ना। तो अब ये बताइए, इसमें पूछा क्या है? इसमें हाइड्रोजन को पूछा है। तो अब बताइए, हाइड्रोजन यानी कि जल कहां से प्राप्त होता है? मृदा से प्राप्त हो रहा है। तो अब ये बताइए, हाइड्रोजन यहां से गया, उसके बाद जल मृदा से गया, मृदा से जाने के बाद पौधा उसे अपने अनुसार उसको क्या करता है? तोड़ देता है, विखंडित कर देता है। तोड़कर अपने रूप में हाइड्रोजन को क्या करता है? वो अपने रूप में परिवर्तित करके अपना कार्य कर लेता है। तो अब आपको समझ में आया। सबसे पहली बात, मृदा में जाएंगे, मृदा में जो जल होता है, जल का सूत्र होता है H2O, यानी कि इसमें उपस्थित है हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन क्या बनना चाहिए? मृदा जल बनना चाहिए। बस इतना बताने के लिए मैंने आपको उतना घुमाया। बस इतना सा बताने को मैं तुरंत भी बता सकता था कि जो मृदा का जल होता है, मृदा के जल में जो जल का सूत्र होता है H2O होता है। H2O विखंडित होगा तो उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। अब वही विखंडित होकर भाई हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन उसके पूरे पौधे में पहुंचा देगा। कौन पहुंचाया? जाइलम पहुंचाया। जाइलम कहां से? भाई जल से और मृदा से, जल और मृदा से पहुंचाकर हाइड्रोजन प्राप्त कर लिया। अब इसमें धूप, मृदा सिर्फ मृदा है। अरे सिर्फ मृदा में थोड़ी मिलेगा, मृदा में जो जल होता है उसमें मिलेगा। सिर्फ मृदा में तो खनिज लवण मिलते हैं, खनिज लवण मिलेंगे बस। और वायु से तो भाई अलग बात होती है ना, वायु से तो ऑक्सीजन ली जाती है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया? चलिए प्रश्न नंबर 10। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित
और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। चलिए, मतलब पुनर्जीवित, पुनर्जीवित का मतलब पुनः जीवित प्लस विकास करना। मतलब कोई पौधा है वो मृत हो गया, कोई पौधा है वो मृत अवस्था में हो गया, उसको पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित पुनः जीवित हो जाना और उसके बाद विकास कर लेना, उसके बाद विकास करना। तो ये जो कोशिका का लक्षण है, पौधे की इस कोशिका का जो लक्षण है उसे कहा जाता है, कोशिका का ये जो गुण है, कोशिका गुण है या लक्षण है, इसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है भाई, तो इसे कहते हैं टोटिपोटेंसी। क्या कहते हैं भाई, टोटिपोटेंसी कहते हैं, क्योंकि क्लोन जो होता है, क्लोन हूबहू उसी का क्या होता है, दूसरा रूप होता है। क्लोन क्या होता है, हूबहू उसी का दूसरा रूप होता है। जैसे आप इस समय मोबाइल का उदाहरण लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप गए एप्पल का फोन लेके आए, आप गए एप्पल 16 लेके आए, दूसरा आदमी गया वो भी एप्पल 16 लेके आया। अब ना आप वाला ज्यादा है ना उसका वाला ज्यादा है, दोनों के दोनों सेम टू सेम कार्य करेंगे, दोनों के दोनों क्या करेंगे, सेम टू सेम कार्य करेंगे, दोनों की क्षमता एकदम बराबर है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं। तो अब बताइए, इसी को कहा जाता है क्लोन। जैसे मैं आपके सामने हूं, मेरे जैसा हूबहू कोई आपके सामने हो जाए, क्लोन बन जाए, तो उसी को क्लोन कहा जाता है भाई। मेरे जैसा सेम टू सेम बन जाना, कोई अंतर ना हो, मेरी सोच तक में कोई फर्क ना हो, उसी को क्लोन कहते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था टोटिपोटेंसी। प्रश्न नंबर 11, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है, उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है, कौन सा स्तनधारी ऐसा है, मैंने आपसे पूछा। अब आप बताइए कौन सा है भैया। सबसे पहले कहा जा रहा है कि एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है, एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। स्तनधारी जो उड़ सकता है, स्तनधारी का क्या मतलब हुआ, वही जो बच्चे पैदा करते हैं, जो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, और उनको क्या करते हैं भैया, दूध पिलाते हैं, वही दूध पिलाते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको स्तनधारी कहा जाता है। और जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं उनको अंडयुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडयुज कहा जाता है, या अंडज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडज कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो स्तनधारी है ये उड़ सकता है, तो इसमें देखिए उड़न गिलहरी, ऐसा कोई गिलहरी है, नाम उड़न गिलहरी है लेकिन उड़ती नहीं है। डार्विन की लोमड़ी, डार्विन लोमड़ी हटाइए भैया, कोई मतलब नहीं, सफेद लोमड़ी, लोमड़ी थोड़ी उड़ सकती है, ये उड़ नहीं सकते हैं। और इसकी बात कर रहा है कि ये उड़न लोमड़ी के नाम से जानी जाती है, और ये उड़न लोमड़ी के नाम से जानी जाती है और उड़ सकती है। तो बचा कौन, चमगादड़। कौन बचा भाई, बैट, बैट मतलब चमगादड़। अरे बैट मतलब बल्ला वाला बैट मत समझ लेना, बैट मतलब चमगादड़। चमगादड़ जो है ये आप जानते हैं कि इंफ्रारेड के माध्यम से ये उड़ते हैं और रात्रि में भी उड़ सकते हैं, रात में इनको दिखाई देता है। और सीधी और क्या बात हो गई, तो ये एक ऐसे स्तनधारी हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और उड़ सकते हैं, ये इसका महत्वपूर्ण लक्षण है, आप जानते रहिए। विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। ये तो फार्मा है, ये क्या है भाई, फार्मा है। फार्मा का मतलब आप जान जाएंगे,
फार्मेसी से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है? फार्मेसी से जुड़ा है। और फार्मेसी किससे जुड़ी हुई है? दवाइयों से जुड़ी है। फार्मेसी किससे जुड़ी हुई है? दवाइयों से जुड़ी है। दवाइयों का निर्माण और उसका क्या होता है? निर्माण और उसकी उपयोगिता को जानना, उसके विशेषज्ञ होते हैं तो उसका अध्ययन करना। दवाइयों को बनाना और उसकी उपयोगिता को जानना ही क्या कहलाता है? फार्मेकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फार्मेकोलॉजी कहलाता है। स्प्लैंकेनोलॉजी, हाँ, स्प्लैंकेनोलॉजी जो है ये क्या होता है भाई? स्प्लैंकेनोलॉजी तो यही होता है जो आंतरिक मानव शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में अध्ययन करता है। आंतरिक अंगों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद है रियूमेटोलॉजी। रियूमेटोलॉजी या रूमेटोलॉजी कहा जाता है इसको। रियूमेटोलॉजी कहें या फिर आप कहें रूमेटोलॉजी। रूमेटो नहीं, रूमेटोलॉजी कहिए इसको। दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। और सुनिए, तो ये क्या किस काम में आता है? तो ये जो गांठ से संबंधित बीमारी, गठिया बीमारी आपने सुना है ना? गांठ से संबंधित जो बीमारी होती है, गठिया बीमारी, गांठ से संबंधित बीमारी जो होती है उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं उनके बारे में उसका निदान करना और उपचार करने से जुड़ा हुआ है। और क्या है? एनेस्थीसियोलॉजी। एनेस्थीसियोलॉजी का मतलब आप जानते हैं, इसमें होता है मूर्छा शास्त्र। इसमें क्या होता है भैया? मूर्छा शास्त्र होता है ये। आप जानते हैं कि जब किसी का ऑपरेशन करना हो, किसी को टाका लगाना हो, जब आप मारपीट करते हैं आप, है ना, शरीर में जान रहे ना रहे, औकात कुछ रहे ना रहे, कहते हैं ना दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। यही लोग जब कहीं जाते हैं और इस तरह की अकड़ दिखाते हैं और जब पिट जाते हैं तो कहीं फूट जाता है, चाहे सिर फूटे चाहे कहीं फूटे, तो उस पर टाका लगाया जाता है। उस पर क्या लगाया जाता है? टाका लगाया जाता है। तो वहां पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है। या ऑपरेशन करने की बात आई तो गाड़ी वाड़ी लेकर स्टंट करते हुए गिर गए तो एक्सीडेंट हो जाता है, टूट जाता है, टूटने के बाद उनको दर्द होता है। तो उसमें भी जब टाका लगाने की बात होती है, ऑपरेशन करने की बात होती है, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एनेस्थीसिया दिया जाता है। मूर्छा शास्त्र होता है ये, जिसमें बच्चे को कह रहे हैं, जिसमें मानव को बेहोश करना या मूर्छित करने का क्या होता है? अध्ययन किया जाता है। तो यही होता है एनेस्थीसियोलॉजी। एनेस्थीसियोलॉजी। और जो इंजेक्शन होता है उसका नाम होता है एनेस्थीसिया। कहते हैं ना मरीज को एनेस्थीसिया दीजिए, उसका ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने से उसको पूरा शरीर उसका सुन्न पड़ जाता है। उसका शरीर क्या पड़ जाता है? सुन्न पड़ जाता है एकदम से। वो हिल डुल नहीं, हिलेगा डुलेगा तब भी उसको पता नहीं। उसको उस समय काट भी डालो, उसकी गर्दन काट दो तब भी उसे पता नहीं चलेगा दर्द नहीं। उसका हाथ काट दो, पैर काट दो, कुछ भी काट दो, उसको पता ही नहीं चलेगा जब उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। पूरे शरीर को निष्क्रिय कर दिया जाता है। पूरे शरीर को क्या कर दिया जाता है? निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा समझ में आ रहा है जो कि आपके आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित हो? भाई आंतरिक अंग ही तो है आंत। आंत आपका क्या है? आंतरिक अंग है भाई। आपके शरीर में अंदर ही तो है आंत। पेट में है, अंदर है, आंतरिक है। आंतरिक अंगों का अध्ययन करेंगे तो ये क्या हो गया? स्प्लैंकेनोलॉजी। ठीक है, समझ गए। आगे चलें। अब भाई ये जो नाम है, ये नाम आपके हैं उससे जुड़े हुए, वैज्ञानिक शब्दों से और अंग्रेजी से जुड़े हुए, दवाइयों से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटलाइज से जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। इनको हिंदी में लिख दोगे तो डॉक्टर खुद नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। लीजिए, आज का ये लास्ट प्रश्न था। आज का ये क्या था? लास्ट प्रश्न था। तो दोस्त थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और उनको बताइए कि भैया यहाँ पे पूर्णतः है निःशुल्क क्लासेस चलती हैं आपकी। आप किसी भी एग्जाम से तैयारी करते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज की कि भाई पेट UPSSC का जो पेट का एग्जाम होने वाला है, जो फॉर्म कल से पड़ रहा है आपका, कल से जो
फॉर्म पड़ रहा है, जो पेपर आया हुआ है, जो फॉर्म निकला हुआ है, उसको आप भर लीजिए और भरने के बाद हमारे पास चले आइए। हम ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और उसी के साथ ऑफलाइन बैच अगर आप रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। ऑफलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस पर हो रहा है, जो आप लोगों के लिए उपहार स्वरूप है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद। जल्दी से शेयर कर दीजिए इसको।